बड़े बड़े पैलेसेस बना के बाहर रखे। हम कहाँ जा रहे हैं? फॉर गॉड से कोई रहम करें इस मुल्क के ऊपर। जब तक जिन्होंने जेलों में नहीं होना चाहिए उनको जेलों में नहीं डालते, जब तक इनसे इनके पैसों की रिकवरी नहीं करते, चाहे कोई भी है वो। और मैं कहता हूँ ये जो सियासत कर रहे हैं, मतलब कि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है टू फ्लाई टू लंदन कि वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेकर आए कि जी पंजाब गवर्नमेंट के साथ क्या करना है। कि आपके अदारों और आपकी जो अवाम है उसके दरमियान एक गैप आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। सियासत में ठहराव आने की बजाय सियासत में उबाल आ रहा है। सियासत में इस्तेहकाम आने की बजाय सियासत में अदम इस्तेहकाम आ रहा है। एक सियासी मखमसा सुलझता है तो एक और मखमसा खड़ा हो जाता है। एक मुनाफरत किसी हद तक कम होती है तो एक नई मुनाफरत जन्म लेती है। और सूरत हाल ये है कि मुल्क की एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और मुल्क की दीगर तमाम बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, MKM, जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना साहब की पार्टी, ये सारी जमातें एक तरफ और इमरान खान इस वक्त यानी उनकी जमात एक तरफ है। और इस ग्रुप में और इस जमात में कोई मुफाहमत या बेहतरी के आसार आगे बढ़ने के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये जो हालिया बहरान इस वक्त पंजाब में फिर खड़ा हो गया है वो हमजा शहबाज की वज़ारत आला, जो उन्हें शेरवानी पहनते ही छिनती हुई महसूस हो रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान अनवर बेग साहब हमारे साथ हैं। सेनेटर अनवर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाज़ुल हक साहब हमारे साथ हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और माहिर आईन व कानून राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनवर बेग साहब, एक क्योस है, एक फियास्को है इस वक्त मुल्क के अंदर और इंस्टेबिलिटी है। आप जितनी भी डर्टी टर्म्स हैं आप इस्तेमाल करें, इस वक्त वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर पूरा उतरती है। क्या कहीं आपको कोई, जिसे कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ टनल, कहीं नज़र आ रही है सर? थैंक यू अमीर अब्बास साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए जी, मुझे तो मायूसी और मायूसी लग रही है। आई डोंट सी एनी लाइट एंड ऑफ द टनल। हम, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, अल्लाह माफ़ी दे, हम तो लगता है कि बस वी आर अबाउट टू ब्रेक। ये हालात ऐसे सही नहीं हैं भाई, बहुत गंदे हालात हैं। और मैं तो अब डायरेक्टली अपील करूंगा जनरल बाजवा साहब से, प्लीज़ ये इसको रैप अप करें। बहुत हो चुकी, बहुत नुकसान हो चुका है मुल्क का। We have been shattered। मैं ये बात कहना चाहूँगा, वो जो लेटर जो शुजात साहब ने डिप्टी स्पीकर को लिखा है, वो बाजवा साहब ज़रा मंगवाएं वो लेटर और देखें। वो लेटर जो है वो टिपिकल मिलिट्री स्टाइल में लिखा गया है। वो तो ऐसे लगता है कि टाइप लेटर गया है, जरदारी साहब लेके गए, उससे दस्तखत करवाएं और जाके डिप्टी स्पीकर को दिया है। दिस इज नॉट द कमर्शियल वे ऑफ राइटिंग लेटर्स। ये फौजी जो स्टेनोटाइपिस्ट होता है वो इस टाइप का लेटर टाइप करता है। आप जरा लेटर को मुलाहिजा कीजिए। बाजवा साहब को चाहिए कि वो लेटर बुलवाए और देखें क्या भोंगे तरीके से ये सिलसिला किया है। देखिए जी, इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलते। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा कि ये पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है, मेक और ब्रेक। खुदा के वास्ते, अल्लाह रसूल के वास्ते, हम लोगों के पास और कोई घर नहीं है कहीं जाने को। ये मुल्क पे रहम करें। और खुदा की कसम, रात को नींदें नहीं आती। हम अपने बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, हमारी औलादों के लिए, आपकी औलादों के लिए क्या हम छोड़ के जा रहे हैं? हम लोगों के पास वो दौलत नहीं है जो ये लूटर्स ने इकट्ठा करके और बड़े बड़े पैलेसेस बना के बाहर रखे। हम कहाँ जा रहे हैं? फॉर गॉड से कोई रहम करें इस मुल्क के ऊपर। खुदा के वास्ते इस मुल्क को सीधा करें। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। ये बचाएं इस मुल्क को। ये तो लूट रहे हैं, टोटल लूट सेल लगी हुई है। वो आज मैं देख रहा था, कैबिनेट मीटिंग इन्होंने की है, ये गवर्नमेंट के एसेट्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेच रहे हैं। अब जब ट्रेजरी में कैश नहीं है
अब इन्होंने सोचा चलो जी प्रॉपर्टी बेचो, हमने लोन लेने हैं और यूएई वालों से। ओ खुदा को मानो, ये कर क्या रहे हैं जी? ये वही चीज है जो पीटीसीएल आपने बेचा था आज से 10-15 साल पहले शेख नयान को, मुबारक अल नयान को। उसने आज तक $800 मिलियन जो पीटीसीएल का था वो नहीं दिया। इनकी हिम्मत ही नहीं है उनसे मांगने की। डार उस आदमी से जाके लेटर लेके आता है कि जी उन्होंने इतने $मिलियन दिए हैं। जो डार की जो प्रॉपर्टीज हैं, ये अपने लेटर्स लेते हैं, फेक लेटर्स लेते हैं, ये कतरी लेटर लेते हैं। अरे यार, ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इस मुल्क को, गरीब आवाम को आप लूटते रहेंगे? इनफ इज इनफ, फॉर गॉड सेक। ये जो कल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है, प्लीज फॉर गॉड सेक, जितने कोर कमांडर्स हैं, जनरल बाजवा है, जॉइंट चीफ है, सर्विसेज चीफ है, प्लीज सेव दिस कंट्री, वी आर गोइंग टू द डॉग्स, प्लीज फॉर गॉड सेक। जी एजाजुल हक साहब, ये सुनी जाएगी अनवर बेग साहब की, और अगर सुनी जाएगी तो ये कैसे मुमकिन है? आज वैसे खबर भी एक आई थी कि एस्टैब्लिशमेंट सोर्सेज से खबर आई थी एक के एस्टैब्लिशमेंट शायद अब हालात को ठीक करने के लिए सॉफ्ट इंटरवेंशन कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अनवर बेग साहब बड़े संजीदा सियासतदान हैं और इनका ताल्लुक सिर्फ ना प्रैक्टिकल मतलब अवामी पॉलिटिक्स से है, लेकिन खसूसी तौर पर जो दुनिया के यहाँ पर सुफरा हैं जो बाहर से पाकिस्तान को देख रहे हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक है। और ये देख रहे हैं, इनकी आवाज़ जो इस वक्त है ना, वो 22 करोड़ अवाम की आवाज़ है। कोई खोल के बात कर रहा है, कोई ज़रा छुपे उससे बात कर रहा है। ख़त तो चौधरी शुजात ने लिखवा दिया, अगर वो पढ़ के सुना दें तो मैं कहूँगा यार हमजा शहबाज को फौरी तौर पर ना सिर्फ वज़ीर आला बना दें बल्कि ताज भी पहना दें। देखें, इस पे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से सिंध का माल गनीमत लूट कर पंजाब में तकसीम किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी एक भोंडी हरकत है जो कर रहे हैं। इन लोगों के हालात ये हैं कि सारा पाकिस्तान यानी पॉलिटिकली एक साइड पर हो गया है और एक शख्स को आपने एक साइड पे कर दिया, एक जमात को एक साइड पे कर दिया, और आप कह रहे हैं जनाब कि उसके हाथ भी बांध दें, उसके पाँव भी बांध दें और फिर हमें रिंग के अंदर डाल दें ताकि हम लड़ें। भाई, आपसे नहीं चल रहा मुल्क, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप में सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आपका वो मतलब जब क्रेडिबिलिटी ना हो किसी की, तो कैसे यूएई, कैसे सऊदी अरेबिया, कैसे आपको टर्की, कैसे आपको चाइना आपको कोई आपकी मदद करेगा? कि उनको पता है कि ये पैसे लेकर पता नहीं कहाँ चले जाएंगे बाद में। पहली बात ये। दूसरी बात ये है क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि अब फिर सारी ट्रबल शूटिंग किसी और को करनी पड़ती है, जैसे कि इन्होंने कहा, अनवर बेग साहब ने कहा। तो चौधरी शुजात साहब की मैं बात सुनकर मैं उनका बड़ा मतलब इज्जत करता हूँ दिल के साथ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात की कि मैं परवेज़ इलाही के साथ हूँ लेकिन मैं उसके साथ नहीं हूँ जो अदारों के ख़िलाफ़ बात करता है। भाई, आप उस वक्त कहाँ थे जब यही जरदारी जो आपके पास आकर कुर्सी पर टांगे उठाकर बैठा हुआ था, जब ये कह रहा था मैं तो इंट से इंट बजा, आप लोग तो 3 साल रहते हैं, हमने तो फिर वापस आ जाना है। ये मसला है इस मुल्क का इस वक्त कि आप लोगों ने एजाजुल हक साहब, वो जो जरदारी साहब का बयान है वो तो 2015 का बयान था। नवाज शरीफ साहब तो 2020-2021 में इदारों को गालियां दे रहे थे। ये तो कल की बात है। मैं उस पे आ रहा था, मैं यही कह रहा था कि जब फिर उस वक्त कहाँ थे चौधरी शुजात साहब, जब नवाज शरीफ साहब कौमी उस पे बैठे हुए नेशनल हुकअप पे बैठे जब बात कर रहे थे और 14 मरतबा लहरा के उन्होंने हाथ बातें की और उनको पॉइंट करके बताया, नाम ले कर कहा अदारों के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के और सबके। उस वक्त कहाँ थे चौधरी शुजात साहब? सोए हुए थे। और फिर हमारी बहन जो आज कह रही है कि हम वोट की इज्जत को दोबारा लेकर उठेंगे, जिसको मेरे ख्याल में 6 फुट तो कब्र का साइज होता है, इन्होंने तो मेरे ख्याल में 100 फुट नीचे उसको दफन कर दिया। मतलब कोई मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता कि यहाँ तक नारे लगवाए अपने जलसों में। क्यों? हमें तो पता है, हम ये काम करते रहे माजी के अंदर कि ये जो मतलब उन्होंने ये जो वर्दी है इसके पीछे क्या है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे क्या है, ऊंचे ऊंचे नारे लगवाए उन्होंने और फिर मुस्कुराती नहीं वहां पर बैठकर। तो उस वक्त चौधरी शुजात सो रहे थे जिनके अदारों के साथ पिछले 30-40 साल से ताल्लुक हैं। अब वो सिर्फ
पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ाउलक शहीद थी या हम थे जो हम निकले थे पब्लिक में जाकर हमने उन्हें कहा था कि ये बात हम आपको नहीं करने देंगे। तो आज कहाँ है वो सारे जमहूरियत के अलमबरदार जो थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ दिस, चार्टर ऑफ दैट। आज मुल्क का ये हाल है। मैं आपको ये जो एसेट्स की बात की है इन्होंने, मुझे आज शर्म आई है वो नोटिफिकेशन पढ़ते हुए कि बगैर पूछ गुछ के, बगैर उसकी स्क्रूटनी किए जो चीज़ बेचना चाहते हैं आप बेच दें। और ख़रीदेगा कौन? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन ख़रीदेगा। और अदालतें भी उस पर कुछ नहीं कर सकेंगी। अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी, लाजमी बात है। अदालतों को तो इन्होंने तमाशा बना लिया है। आज की बात, मैं भी कुछ देर पहले की बात मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी कि हमसे ये तवक्को ना करें कि लाडले की आप सपोर्ट कर रहे हैं। भाई इधर लाडला कौन है इस मुल्क के अंदर? आप सारी तो लाडले हैं। पिछले 35 साल से आप बैठे हुए हैं। सही है। क्या आप अपने सारे लाडले बलबोसे पे जीत कर लाडले सारे लाडले हैं। वो दूसरे लाडले को कह रहे हैं कि तुम लाडले हो। राजा साहब को शामिल कर लेते, राजा कर दिया है और आप कह रहे हैं जनाब के लाडले हैं और फलाना है और ये है। तो मैं सिर्फ एक आखिरी बात, आज की हेयरिंग बड़ी, एक आखिरी बात अपना अमीर अब्बास साहब बस ये सुन ले मेरी बात। इस वक्त जो मुल्क की मईशत की हालत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीरियस ना हुए और आपने इस चीज़ को एक मजाक में लिया कि हम इस जमहूरियत को चलने देंगे, जिस किस्म की भी ये जमहूरियत है। मैं नहीं कहता कि जमहूरियत नहीं होनी चाहिए मुल्क में, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ हैं? आज आप देख लें कि आपको 250 पे भी अगर डॉलर मिल जाए मार्केट में चेक कर आए आप। यानी जब 212 का था तो मेरे दोस्त ने $3000 भिजवाने थे अपनी बेटी को और वो चेंज करवाने के लिए 227 पे लेके भेजे थे। आज आपकी इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, आपकी मशीनरी रुक गई है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रुक गई है जो आपकी बैकबोन थी आपकी इकोनॉमी की। और अब इन्होंने किया क्या है कि लग्जरी आइटम्स को देखें, लग्जरी आइटम्स को छोड़ दें। जिनको रोका हुआ था इन्होंने, जब ये ऐलान किया था कि लग्जरी आइटम्स नहीं आएंगे, उनको इजाजत दे दी है। वो SOC क्या कहते हैं उसको करके, SRO करने के बाद। सही है। अच्छा, मुझे ज़रा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की और राना सनाउल्लाह साहब ने भी ट्वीट्स की हैं, मरियम साहिबा ने भी ट्वीट्स की हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं ये ट्वीट आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा और अपने देखने वालों को भी। अगर इंसाफ के ऐवान भी धौंस, धमकी, बदतमीज़ी और गालियों के दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच के ज़रिए मखसूस फैसले करते हैं, अपने ही दिए फैसलों की नफ़ी करते हैं, सारा वज़न तराजू के एक ही पलड़े में डाल देते हैं, तो ऐसे यकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को हमसे ना रखी जाए। बहुत हो गया। राजा साहब, ये तो हेड ऑन हेड हो गई है मरियम साहबा सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, कौन सी सुप्रीम कोर्ट से? उस सुप्रीम कोर्ट से कि जिसने मियां नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तानी कानूनी हिस्ट्री में आज तक ऐसे नहीं हुआ कि एक मुजरिम को ज़मानत दी जाए और फिर उसे बैरून मुल्क जाने दिया जाए, उस सुप्रीम कोर्ट के हेड ऑन हुई हैं। उस अदालत के ख़िलाफ़ हुई हैं कि जिसमें ख़ुद मरियम बीबी एक मुजरम हैं, एक सज़ा याफ्ता हैं और ज़मानत में हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट उस बेंच के ख़िलाफ़ बात कर रही हैं कि ये वही बेंच है कि जिसने कासिम सूरी वाले केस में यही 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे कि जिन्होंने वो फ़ैसला दिया था कि जिसमें इनकी नून लीग के टोटल 84 मेंबर्स थे और उनको ला के हुकूमत में बिठा दिया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो इशू था उस वक़्त ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की, अगर मरियम बीबी के आप ट्वीट पढ़ें तो उस वक़्त इंसाफ का बोलबाला हो रहा था। आज जब ये केस हुआ और उसके बाद इन्होंने कहा कि जनाब ये उस फैसले से शुरू हो रहा है। वो फैसला कौन सा था? वो फैसला वो था कि जिस फैसले के तहत इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐलान किया कि अब जो ये लोटाक्रेसी है, ये जो पार्टी की पार्लिमानी डिसीजन के ख़िलाफ़ वोटिंग है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। और उसको एक नासूर कहा कि ये जो पैसे लेके और होटलों में या चाहे सिंध हाउस में बैठ के जो ये तमाम इस किस्म की कार्रवाई होती है अपनी ही लीडरशिप के ख़िलाफ़,
उसको रोका गया तो उसको ये इनको बुरा लग रहा है। और फिर जब आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि जनाब एक शख्स जो कि अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी है कि ये जो वोट होता है सीएम का या वज़ीर आज़म का, ये आपके ज़मीर का वोट नहीं है, ये आपके पार्टी हेड का वोट नहीं है, ये आपकी पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन का वोट है। और जहां पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी तो वहाँ पे आपने वोट देना है। और पार्टी हेड उस वक्त आता है कि अगर कोई शख्स पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल करता है तो पार्टी हेड को ये इख्तियार दिया जाता है कि वो उसके खिलाफ एक रेफरेंस स्पीकर को भेजे और उसको डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाए। अभी बात हो रही है चौधरी शुजात साहब की कि जनाब उन्होंने कहा है चूंकि ये परवेज़ इलाही के मैं खिलाफ नहीं हूँ, ये मुनाफकत कर रहे हैं। क्या चौधरी शुजात आज लिखेंगे कि परवेज़ इलाही ने चूंकि डिफेक्शन कर ली है, परवेज़ इलाही का मेंबरशिप ख़त्म की जाए? क्या चौधरी शुजात ने रेफरेंस भेजा कि इन 10 अफराद को डी सीट कर दिया जाए? कतई नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रॉब्लम था कि हमजा को जिताना है किसी भी तरीके से, अदरवाइज वो भेजे रेफरेंस और डिस्क्वालीफाई कराएं परवेज़ इलाही को। तो ये टोटल हिपोक्रेटिक एक अच्छा राजा साहब जो इन्होंने एक तो मैंने आपको राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट बताई। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ। अगर कोई देखना चाहे तो वो इस ट्रेंड को जाके अभी भी ट्विटर पे देख सकता है। मैं इसको नहीं दोहरा सकता या मैं आपको वो अल्फाज नहीं बता सकता कि ये कितने घटिया अल्फाज पर मबनी ट्रेंड है जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जाके चीफ जस्टिस भी बनेंगे। तो राजा साहब ये तो बहुत ख़तरनाक ट्रेंड नहीं है जो इस वक्त बन चुका है, पूरी महाजा रही है नून लीग की। क्या इस पर कोई कंटेम्प्ट नोटिस हो सकता है? देखिए, वो एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि जनाब ये शरीफ फैमिली जोन सी है, ये अदालतों की लाडली है। आपके इल्म में होगा कि इससे पहले जब मुस्लिम लीग नून के 2-3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर, एक ने उनके बच्चों को धमकी दी, इन्हीं के सेनेटर या MNA थे, और एक वो दूसरे थे, उन्होंने की, कॉन्टेम्प्ट आई, उनको सज़ा हुई, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के को ये इल्म नहीं है कि इसी खातून को जो कि ये कर रही हैं ट्वीट के जनाब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और बेंच को प्रेशराइज कर रही हैं, क्या उसके खिलाफ ये नोटिस लेके उनको अपनी बेल रिकॉल नहीं कर सकते? कानून तो इजाज़त देता है कि आप इनने जो बेल की फैसिलिटी दी हुई है वो रिकॉल करें। ज़मानत इसलिए नहीं दी गई कि आप अदलिया पे इस किस्म के अटैक करें। बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अदारे को खुद से भी बचाना है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी डिसीजन लेना है कि जनाब ये किस किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करके, एजाजुल एहसन साहब की बात करके और चाहे चीफ जस्टिस साहब की बात करके और कि जनाब हम कोई शायद बेंच चेंज कर लेंगे, या आज इन्होंने कोशिश की कि लार्जर बेंच को तश्कील दिया जाए। एक सिंपल सी प्रेपोजिशन है, प्लेन रीडिंग ऑफ आर्टिकल 63(1)(b) में लिखा हुआ है कि जनाब पार्टी जोन सी है उसकी पार्लिमानी पार्टी डिसाइड करेगी। तो इस इशू को आज ही अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देती, सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी लीनियंसी दिखाई कि इनको टाइम दिया, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल इशू। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लीनियंसी दिखाई, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के साथ ये हशर हो रहा है, ऑनरेबल बेंच के साथ इसके बावजूद ये हशर हो रहा है। अभी तो आप कह रहे हैं कि लीनियंसी दिखाई, अगर वो आज ही फैसला सुना देते राजा साहब, ये मरियम नवाज, ये राना सनाउल्लाह साहब, ये क्या हशर कर रहे होते जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के साथ। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में और एक्सेप्टेंस नहीं है दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए।
ये डेडलॉक अब कौन तोड़ सकता है? क्या आपको इसके लिए कोई कोहर्सिव मेजर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, या इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट जैसी कोई बड़ी ताकत वो आके मीडिएशन करवाएगी? कौन है जो इस डेडलॉक को तोड़ेगा और मुल्क को आगे लेके जा सकता है? ये अमीर अब्बास साहब मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी बेग साहब। देखिए जी, यहाँ पे देयर इज ओनली वन पावर इन दिस कंट्री एंड दैट इज द पाकिस्तान मिलिट्री। वही एक इंस्टीट्यूशन है जो करा सकती है। वी हैव टू बी नाउ वेरी ओपन एंड फ्रैंक। वी हैव टू सेव दिस कंट्री। मुल्क को बचाना है। अब लोगों के नाम लेने पड़ेंगे मजबूरन। ये पाकिस्तान मिलिट्री करा सकती है और उनको कोई सीनियर आदमी भेजने की जरूरत नहीं है। एक मेजर सूबेदार इज इनफ फॉर दीज गाइज। ये करप्ट टोला है। एक मेजर सूबेदार इनको लाइन हाजिर कर सकता है। इनको बिठा के कहें और इलेक्शन कमीशन से कहें कि इलेक्शंस कराएं। और प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर मुल्क बचाना है आपने, आपकी सर्वाइवल है, गिव दिस कंट्री अ फ्री एंड अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अगर मैनेज्ड इलेक्शन हुए, आई एम सॉरी, वी आर हेडिंग फॉर अ ब्लडी सिविल वॉर। सिविल एक रेवोल्यूशन आएगा इस मुल्क में और फिर पता नहीं कौन बचता है कौन नहीं बचता। हम उस मैच पे मुल्क को ना लेके जाए। खुदा के वास्ते मेरी अपील है मिलिट्री अथॉरिटी से, जो कल ये उन्होंने जॉइंट चीफ स्टाफ में मीटिंग हुई है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स। प्लीज सेव दिस कंट्री, हैव इलेक्शंस डन फेयर एंड फ्री, और लेट द पॉलिटिकल डिसीजंस बी लेफ्ट टू द पॉलिटिकल लीडर्स। हम सीख जाएंगे गलतियों से, बट अगर इंटरवेंशन होती रही तो फिर हम डूम्सडे सिनेरियो इज नॉट वेरी फार ऑफ। प्लीज गिव दिस कंट्री अ फेयर एंड अ फ्री इलेक्शन, और पाकिस्तान मिलिट्री करा सकती है और कोई नहीं करा सकता। दैट्स ऑल आई हैव टू से इन दिस अमीर अब्बास साहब। लेकिन बेग साहब ठीक है, आप जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान मिलिट्री का एक इतना इन्फ्लुएंस है या वो इतनी ताकत रखती है कि वो सारे जो फरीक हैं उनको बिठा सकती है, बट वो तो पहले ही बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। पहले उनको नवाज शरीफ और मरियम नवाज और आसिफ जरदारी, फिर इमरान खान। एग्रीड, बट सर अभी मुल्क को बचाना है। अब मुल्क के साथ और खिलवाड़ा नहीं हो सकता। अमीर अब्बास साहब, बहुत हो चुकी है, अब बहुत एक्सपोज हो गए। आप सोशल मीडिया देखें, खुदा की कसम, हम वी आर प्राउड ऑफ आवर मिलिट्री, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म फोर्सेज। आज भी हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनके घर में ये बॉडीज जाती हैं उनको पूछें। हमारे जवान मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट्स बेचारे शहीद हुए हैं। उनकी जवान बेगमात हैं, बच्चे हैं 2-2 साल के। अब मुझे पूछे, उस घर में आप पूछे कि क्या क़यामत आएगी? सर हमारे जो नीचे का तबका फौज में, वो कुर्बानियों पे कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। मगर सर ये सीनियर लीडरशिप, प्लीज फॉर गॉड सेक, अब रहम करें इस मुल्क पे। इसको अब ना आप इंटरफियर करें। इस मुल्क को एक फेयर फ्री इलेक्शन दें, इज्जत बनाएं। सर ये सब कुछ यहाँ रह जाएगा। जब हम मरेंगे, सबने मरना है। हम जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से जाएंगे। कोई पैसा देला, कोई बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ऊपर अल्लाह ताला ने ब्रांच नहीं रखी, कोई बैंक ऑफ इंग्लैंड ऊपर नहीं है, कोई रिजर्व बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऊपर नहीं है। सब यहाँ रह जाएगा। लेट पीपल रिमेम्बर यू एज गुड पीपल, एज द सेवियर। ये ना हो कि कल को हमने मरना और हमारी कब्रों पे लोग आके कहें कि जी लानतें दे, हमको थूके हमारी कब्रों पे और कहें कि तुमने मरवा दिया। इस मुल्क को ना करें सर, ऐसे ना करें प्लीज। इस मुल्क को मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। एंड आई एम अवेलेबल फॉर अकाउंटेबिलिटी। अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी करनी है, प्लीज फॉर गॉड सेक इस मुल्क को बचाएं, और आप लोग बचा सकते हैं। गिव दिस कंट्री अ फेयर एंड फ्री इलेक्शन एंड अपना काम करें और लेट द पॉलिटिशियंस डू देयर ओन वर्क। इंशाल्लाह दे विल लर्न बाय देयर मिस्टेक, मगर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेट देम लर्न। राइट। एजाजुल हक साहब, जो मुस्लिम लीग नून और जो आसिफ अली जरदारी आज
इमरान खान की 20 में से 15 सीटें तस्लीम करने को तैयार नहीं है, जो आज इमरान खान के उम्मीदवार को चीफ मिनिस्टर देखने को तैयार नहीं है। अगर जनरल इलेक्शन में इमरान खान 1/3 यानी सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेता है तो फिर ये कैसे एक्सेप्ट करेंगे उस इमरान खान को? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जो ग्राउंड रियलिटी है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को ये बुरा लगेगा। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान विल एंड पीटीआई विल स्वीप द इलेक्शंस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो माले गनीमत लूट कर पंजाब में बैठे हुए ना, इनकी अपनी सिंध की कुर्सी इनसे नहीं संभाली जाएगी। अवाम के अंदर इस वक्त इतना गुस्सा है कि आप सोच भी नहीं सकते कितना गुस्सा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर फौरी इलेक्शंस ऐलान करके इनको साथ बैठाया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके रिजल्ट्स निकलेंगे, क्योंकि अब इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस वक्त जो हमारी इंटरनेशनली सिचुएशन है, ये मुल्क इस वक्त ये चाहता है कि एक टेक्नोक्रेट्स की फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हों उनको लाकर बैठाया जाए इंटरम पीरियड के लिए, और इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों। मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शंस टाइम से पहले हों। इन सबको जब आप इलेक्शंस का कह के बैठाएंगे तो ये बैठ जाएंगे। उनको कहेंगे आप रिफॉर्म्स करें, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, सही, आप पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, आप एक क्रेडिबल सस्टेनेबल गवर्नमेंट आगे चलाने के लिए मौजूदा सूरत हाल में अगर आप इलेक्शंस भी करवाते हैं तो रिजल्ट्स विल नॉट बी फेवरेबल फॉर द कंट्री। तो इसलिए मतलब कि एक सॉफ्ट इंटरवेंशन, ये जो कहा मैं नहीं चाहता। एक तरफ तो ये बड़ी बेहक साहब बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दें। इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन अगर कोई रिजल्ट्स को तस्लीम करेगा, यहाँ तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया तो धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। मतलब आपने ट्रेंड तो खुद ही एग्जैक्टली आप उनके पढ़े, अभी तो रिजल्ट सामने नहीं आए। मैं जब मेरी एक बात गौर से सुन लें, जब तक जिन्होंने जेलों में नहीं होना चाहिए उनको जेलों में नहीं डालते, जब तक इनसे इनके पैसों की रिकवरी नहीं करते, चाहे कोई भी है वो। और मैं कहता हूँ ये जो सियासत कर रहे हैं, मतलब कि आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैड टू फ्लाई टू लंदन कि वहां से इंस्ट्रक्शंस लेकर आए कि जी पंजाब गवर्नमेंट के साथ क्या करना है। यानी आप मतलब किस दुनिया में रह रहे हैं? आपकी पंजाब में हुकूमत है, आप ये वैसे आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है एजाजुल हक साहब, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है अटॉर्नी जनरल वाला। राजा आमिर अब्बास साहब, अटॉर्नी जनरल जो है वो तो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है रियासत का, और अगर अटॉर्नी जनरल इफ इट इज ट्रू कि वो एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर को मिलने गए हैं बाहर, इफ इट इज ट्रू, तो ये क्या है? ऐसा तो बनाना रिपब्लिक, यानी जिस अटॉर्नी जनरल का काम है कि वो कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर को वापस लेकर आए, वो अटॉर्नी जनरल अगर उसको मिलने चले गए हैं तो फिर ये क्या रियासत है राजा साहब? देखिए, इजाज साहब ने दो बातें की। एक बात तो उन्होंने कही कि जी इलेक्शंस टाइम पे हों और तब तक एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनाई जाए और उसको इख्तियार दिया जाए कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, वो उसके अलावा जो अकाउंटेबिलिटी की रिफॉर्म्स लाए या सर्विस रिफॉर्म्स लाए। तो आई वुड वेरी हम्बली डिसएग्री कि जनाब हमने अब जो भी करना है वो आइन के अंदर रहते हुए करना है। आइन पाकिस्तान किसी ऐसी एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं देता कि जनाब 3 माह से ज़्यादा कोई हुकूमत इंटरम आए और जो इंटरम हुकूमत होती है उसको मेजर पॉलिसी इश्यूज़ को या अमेंडमेंट्स लाने को या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाने का इख्तियार नहीं होता है। लेट द इलेक्शंस बी हेल्ड जल्द से जल्द, और उसमें जो गवर्नमेंट आती है फिर उसको इख्तियार दिया जाए कि वो तमाम अमेंडमेंट्स करें, तमाम आइनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उनकी 2/3 आती है। अदरवाइज ये एक्सपीरियंस कि जनाब आप टेक्नोक्रेट्स कहीं से इंपोर्ट करके ले आएँ, दिस वुड नॉट एट ऑल सॉल्व द इशू। नंबर 2 जो बात हो रही है कि जनाब ये चीफ लॉ ऑफिसर कहाँ किसके हैं? सरकार के, स्टेट के, और वो भगोड़े किसके हैं? स्टेट के।
एब्सकॉन्डर किसके हैं? स्टेट के। और हमने पहले देखा कि इस मुल्क की एक काबीना जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो पहले लंदन जाती है और वहां से इंस्ट्रक्शंस लेती है, फिर अटॉर्नी जनरल को, आई थिंक के अटॉर्नी जनरल एज यू सेड कि इफ इट्स ट्रू अगर गए हैं तो मैं समझता हूं को उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए कि जनाब वो एक एब्सकॉन्डर के पास क्या इंस्ट्रक्शंस लेने गए हैं और क्यों मिलने गए हैं। इसी तरह की एक और मिसाल, राजा साहब कलामी की माजरत, इसी तरह की एक और मिसाल भी हमारे पास है। नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठाए गए थे लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। आप ही के पास ये सवाल लेकर आऊंगा लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राजा आमिर अब्बास साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ कन्विक्टेड और एब्सकॉन्डर नवाज शरीफ साहब को मिलने गए। उस वक्त भी ये सवाल हुआ और एतराज़ उठा कि प्राइम मिनिस्टर का काम तो यह है कि वो रूल ऑफ लॉ मुल्क में इस्टेब्लिश करे, ना कि वो एक एब्सकॉन्डर और कन्विक्टेड को अपनी कैबिनेट के साथ बाहर मिलने चला जाए। तो अगर आज अटॉर्नी जनरल चले गए उनके तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? देखिए अमीर अब्बास, चूँकि अब वक्त कम है, एक बात ज़हन में रखिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये जो ऑपरेशन रिजीम चेंज था उसके बाद वी हैव बिकम अ विक्टिम ऑफ 5th जनरेशन वॉरफेयर। और हमारे मुल्क में क्या हुआ कि जो आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डेडलॉक्स आपके सामने आ रहे हैं, फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी को एक बहुत बड़ा डेंट लगा, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा आपको डेंट लग रहा है कि आपके अदारों और आपके जो अवाम है उसके दरमियान एक गैप आ रहा है। और फिर ऑन टॉप ऑफ इट दुनिया देखती है कि जनाब आप जिस कैबिनेट की बात कर रहे हैं कि वो एक एब्सकॉन्डर को मिलने गया वज़ीर आज़म साहब, तो उस कैबिनेट और उस वज़ीर आज़म साहब को अगर आप देखते हैं तो उसमें तो 60% खुद जमानतों पे हैं, खुद वो बेल पे हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जनाब ऐसे लोगों को ला के मुसल्लत कर दिया गया कि जो कि खुद जमानतों पे हैं, जिनके खिलाफ खुद अरबों रुपए के केसेस हैं, और उन्होंने मुल्क में आके जो एक स्टेबिलिटी लेके आए कि जनाब अकाउंट। मुस्लिम लीग नून ने फैसला सुना दिया है फैसले से पहले कि फैसला वही होगा जो हमारे हक में होगा, अगर हमारे हक में फैसला ना हुआ तो फैसला नहीं होगा। देखिए ये विशफुल थिंकिंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब ये सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हुआ था, इत्तेफाक से उस दिन मैं कोर्ट नंबर 1 में बैठा था और खालिद अनवर साहब बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड वकील हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त थे, वो प्लीड कर रहे थे। और जिस तरीके से वो हल्ला गुल्ला उन्होंने मचाया, और ये कोई 5-8 हज़ार आदमी कोर्ट नंबर 1 में आए और जिस तरीके से जजेस भागे हैं वहाँ से, और इन्होंने जो गुंडागर्दी की है, यानी खालिद अनवर साहब जैसे शरीफ आदमी जो इनके वकील थे, उन्होंने कान को हाथ लगाया। मेरे सामने की बात है। और कावस जी साहब उस वक्त जिंदा थे, वो भी वहाँ कोर्ट रूम में बैठे थे। वो कह रहे थे व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आर वी डूम्ड। सर ये तो इनका तरीक़ेकार है, और ये समझते हैं नून लीग वाले कि सारे जजेस हमारे जेब में हैं। वो ये समझते हैं कि दे आर ऑन आवर पेरोल। ये इस तरीके से बिहेव करते हैं जैसे आप अटॉर्नी जनरल की बात करें। अटॉर्नी जनरल एक मुंशी है, उनका मुंशी जैसे इसाकदार मुंशी है, ऑल्दो वो उनका रिश्तेदार बना फिरता है, समधी बनता है, मगर वो एक मुंशी है, अभी तक मुंशी का बिहेवियर करता है। और दिस ये भी उस दिन कोर्ट में था जिस दिन अटैक हुआ है। या अपना अटॉर्नी जनरल जो आज इनका बना हुआ है, वो भी भाग रहा था और फोन कर रहा था कि ये हो गया वो हो गया, मेरे सामने की बात है। तो मेरा कहने का मकसद है, ये समझते हैं कि इन्होंने सबको खरीदा है, ये पैसे के घमंड में। ये कारोबारी लोग हैं, ये 10 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 100 रुपए कमाते हैं। ये पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए नहीं आए हैं, ये एजाजुल हक साहब, वो नवाज शरीफ साहब ने वापस आना था, पासपोर्ट भी बन गया था, इसहाक डार साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, ये सारा प्लान तो चौपट हो गया।
चौपट हो गया। 19 जुलाई को आना था उन्होंने वापस, तो वो तो चौपट हो गया। लेकिन मैं जो कह रहा था कि इलेक्शन टाइम पे हो, मेरा मतलब था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम दिया हुआ है विद इन दैट टाइम फ्रेम। लेकिन जब तक जो लोग बेल में, इनकी बेलें कैंसिल नहीं होंगी, इनके केसेस नहीं चलेंगे, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। जब तक आप NRO देते रहेंगे जिस तरह आपने 2007 में दिया था, उस NRO को हम अभी तक भुगत रहे हैं। और ये जो दूसरा NRO दिया ये भी आपने मुल्क के साथ एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि बुरा किया, जो भी किया है कि इस NRO की वजह से भी आज ये मुल्क भुगत रहा है कि 11 अप्रैल को या मई को जिस दिन ये हुकूमत बनी है, कहाँ पे इनकी तारीखें लगी हुई थी, उस दिन कन्विक्शन होनी थी उस दिन उनकी। लेकिन हमने उनको लाकर ऐसी जगह पे बैठा दिया जो उनसे अब संभाली नहीं जा रही। तो खुदारा एहतसाब के अमल को साफ और शफाफ करें, और सही को सही कहें और बुरे को बुरा कहें, और इस मुल्क को इस दलदल से निकालें, वरना आप समेत हम सब डूब जाएंगे इसके अंदर। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आमिर अब्बास साहब और सेनेटर अनवर बेग साहब। आपसे मुलाकात होगी कल। वैसे तो अगला हफ्ता भी हंगामा खेज पाकिस्तानी सियासत पे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम शॉर्ट ऑर्डर अपना जल्द अज जल्द सुनाएगी, क्योंकि पंजाब जैसे बड़े सूबे के अंदर मज़ीद अदम इस्तेहकाम शायद पंजाब के लिए और पूरे मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।